नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जीके पेपर का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है दोस्तों और वर्ल्ड जीके से जितने भी संबंधित टॉपिक थे वो सभी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी भी जितने भी टॉपिक थे वो भी कंप्लीट कर लिए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था और विदेश नीति। दोस्तों जो अपने अब टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं विदेश नीति। ये जो सेकंड ग्रेड है दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इंडियन पॉलिटिक्स से यह टॉपिक है, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं विदेश नीति। इसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण अपने टॉपिक है दोस्तों अपने सिलेबस में है। पहला है 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा है भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। तीसरा दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चौथा है भारत की राजनीतिक पार्टियां। नेक्स्ट दोस्तों यूएनओ और भारत। इसके साथ ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। एक है दोस्तों भारत की विदेश नीति और नेहरू का योगदान। ये 6 टॉपिक है दोस्तों अपने सिलेबस में। पहला है भारत शासन और 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा है भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। तीसरा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चौथा है भारत की राजनीतिक पार्टियां। पांचवा है यूएनओ और भारत के वैश्वीकरण। छठा है भारत की विदेश नीति और नेहरू का योगदान। आज हम पढ़ेंगे 1919 और 1935 का अधिनियम। पहला है दोस्तों 1919 का अधिनियम। जो 1919 का अधिनियम है दोस्तों, इसके लाने की क्या कारण रही या क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है वो लाया गया। क्योंकि इससे पहले ही दोस्तों जो 1909 में है वो पार्लियामेंटो सुधारिया 1909 भारत शासन अधिनियम लाया गया था। किंतु दोस्तों इसको लाने के लिए कई प्रमुख कारण रहे। एक तो 1911 में बंगाल का विभाजन इसका प्रमुख कारण रहा। उसके अलावा होम रूल आंदोलन 1916 और मेसोपोटामिया रिपोर्ट, मुसलमानों को अपने से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व देना। यानी 1909 के भारत शासन अधिनियम में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे क्या है बहुसंख्यकों में रोष उत्पन्न हो गया। यह भी एक 1919 का भारत शासन अधिनियम लाने का प्रमुख कारण रहा। मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों में मताधिकारों तथा उम्मीदवारों की योग्यताओं में भेदभाव करना। यानी जो मुस्लिम थे उनको मताधिकार और उम्मीदवारों में छूट दी गई, जबकि बहुसंख्यकों के साथ ऐसा नहीं किया गया। करमपंथियों और नरमपंथियों द्वारा अस्वीकार करना। यानी कांग्रेस के दो दड़ हो चुके थे, यानी दो भागों में विभक्त हो चुकी थी कांग्रेस, लेकिन जो दोनों ही थे करमपंथी और नरमपंथी थे उनके द्वारा ये अस्वीकार कर दिया गया। मुसलमानों को अधिक प्राथमिकता देना और बहुसंख्यकों में कठोरता और निराशा पैदा करना। यानी फूट डालो और राज करो की जो राजनीति है दोस्तों ये अंग्रेजों द्वारा ऐसे ही चलाई जाती थी कि दो जो दो बड़े बड़े धर्म है या जो बड़ी जाति हैं उनमें क्या है दोस्तों कठोरता उत्पन्न कर दी जाए, यानी उनमें फूट डाल दी जाए और आराम से राज किया जाए। 1913 में लीग द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य का लक्ष्य करना। यानी औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब है दोस्तों कि भारत ब्रिटिश ब्रिटेन के अधीन ही, जिसे ब्रिटेन में अन्य राज्यों को मान्यताएं दी गई है वैसे ही इसको भी मान्यताएं दी जाए। जिससे क्या है दोस्तों यहाँ के उद्योग या आर्थिक स्थितियों में ये स्वयं अपने डिसीजन ले सके। यानी भारत को ब्रिटेन का एक राज्य घोषित कर दिया जाए, स्वतंत्र राज्य, जैसे ही वो अपने खुद का चुनाव कर सकें, खुद के
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सके, इस प्रकार औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य घोषित करना। कांग्रेस के दोनों दलों का पास आना, टॉयलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इसके प्रमुख कारण रहे। अब है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा 8 अगस्त 1917 को हुई थी। लेकिन दोस्तों इस घोषणा के लिए किन कारणों, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, अपन एक बार उसमें नजर डाल लेते हैं। पहला है, मॉन्टेग्यू घोषणा के लिए 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान है। पहला है राजनीतिक वसीयतनामा, जिसे अपन पॉलिटिकल टेस्टामेंट भी बोलते हैं दोस्तों। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले। 19 प्रतिनिधियों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। 1917 में दोस्तों 19 प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा। एक भी प्रमुख कारण रहा 1916 में लखनऊ समझौता, जिसमें कांग्रेस और लीग पास पास में आ गई। इनको लेके दोस्तों जो इससे पहले हैं 1909 का अधिनियम, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है दोस्तों। जो सत्येंद्र सिन्हा है उन्होंने बोला है कि राजनीतिक रियायतों में दान की गंध आती है, जबकि जरूरत है राजनीतिक उदारता की। ये कथन किनका है, सत्येंद्र सिन्हा का। इन सब पर चर्चा करने के लिए इंग्लैंड में एक कमेटी तैयार की गई। जितने भी दोस्तों कारण रहे उनको मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड में क्या दोस्तों एक कमेटी तैयार की गई, जिसे राउंड टेबल के नाम से जाना गया। किसे किसके नाम से जाना गया दोस्तों, राउंड टेबल के। इसका प्रमुख सदस्य लियोनल कर्टिस था। जो राउंड टेबल है दोस्तों, यहाँ जो इंग्लैंड में जो कमेटी तैयार की गई दोस्तों, उसका जो प्रमुख सदस्य कौन था, लियोनल कर्टिस था, जिसे द्वैत शासक का जन्म माना जाता है। जिसे दोस्तों क्या है, द्वैत शासक का जनक माना जाता है। लियोनेल कर्टिस के अनुसार भारत जैसे विशाल देश में सत्ता का विभाजन अति आवश्यक है। लियोनेल कर्टिस ने क्या कहा दोस्तों, जो भारत जैसा विशाल देश है उसमें सत्ता का विभाजन अति आवश्यक है। 1919 के अधिनियम के समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, जेम्स फोर्ड। और भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव, यानी ये ब्रिटिश के मंत्री थे, ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री थे। जो ये अधिनियम है दोस्तों, ये 8 मई 1919 को पेश किया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है दोस्तों, ये 8 मई 1919 को पेश किया गया। 8 जुलाई 1919 को प्रकाशित हुआ और 23 दिसंबर 1919 को इसको स्वीकृति मिली। और ये लागू कब हुआ दोस्तों, 1921 में। जो एक्ट 1919 का मसौदा है या प्रारूप है दोस्तों, उसको तैयार करने में प्रमुख सदस्य थे मॉन्टेग्यू, जेम्स फोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन था, भारत सचिव, जेम्स फोर्ड भारत गवर्नर जनरल। समिति के अंदर दोस्तों जो प्रमुख सदस्य थे वो थे भूपेंद्र नाथ बसु, एकमात्र भारतीय थे, चार्ल्स रॉबर्ट और विलियम ड्यूक। 3 अन्य सदस्य थे दोस्तों इस समिति में, जो इसका मसौदा तैयार किया। जबकि जो इसके ऊपर विचार करके ये जो अधिनियम है ये लाने का विचार किसने प्रस्तुत किया था, लियोनेल कर्टिस ने। लियोनेल कर्टिस ने क्या कहा कि भारत जैसे विशाल देश में सत्ता का विभाजन अति आवश्यक है। अधिनियम की प्रस्तावना, भारत प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, जो प्रशासन है उसमें भारतीयों के संपर्क को बढ़ाना, यानी जो भारतीयों की जो प्रॉब्लम थी उसे डायरेक्ट सुनना। भारत ने ब्रिटिश राज्य को विभिन्न अंग बना रहेगा। जो भारत है वो ब्रिटिश राज्य का क्या है, विभिन्न अंग बना रहेगा। यानी अभी तक भी भारत को औपनिवेशिक राज्य या एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना कब कितनी प्रकार की हो, इसका निर्णय ब्रिटिश संसद करेगा। ये इसके अधिनियम की प्रस्तावना। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान है। ब्रिटिश में संस्थापित ब्रिटिश में स्थापित भारतीय संस्थाओं में परिवर्तन। जो ब्रिटिश है दोस्तों, जो इंग्लैंड है उसमें स्थापित भारतीय संस्थाओं में परिवर्तन। पहला दोस्तों भारत परिषद, एक कहाँ स्थित थी, ब्रिटेन में। इनमें जो सदस्य थे दोस्तों 8, उनसे बढ़ा के संख्या कितनी कर दी गई, 12, यानी 4 बढ़ा दी गई। इसमें क्या दोस्तों, 4 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से 3 कर दी गई। पहले कितनी थी दोस्तों, 2, बाद में कर दी कितनी कर दी गई, 3। कार्यकाल कार्यकाल दोस्तों 7 से 5 वर्ष यानी घटा दिया गया। कितने वर्ष घटाया, 2 वर्ष। 2 वर्ष क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया। वेतन कितना दोस्तों, पहले 1000 पाउंड मिलता था, फिर 1200 पाउंड कर दिया गया। जो भारतीय सदस्य थे दोस्तों उनको 600 पाउंड अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष की जगह अंग्रेजी राजकोष से मिलना तय हुआ। जो ब्रिटिश में स्थापित भारतीय संस्था थी दोस्तों, उसमें भारत परिषद थी दोस्तों, उसके सदस्यों को जो वेतन है पहले भारतीय राजकोष से मिलता था, अब कहां से मिलता है दोस्तों, अंग्रेजी राजकोष से।
दूसरा है भारतीय उच्चायुक्त। इसकी नियुक्ति भारत सचिव की सहमति से गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। प्रथम उच्चायुक्त ब्रिटिश था तथा उसके बाद सभी उच्चायुक्त भारतीय रही। जो भारतीय उच्चायुक्त है दोस्तों, उसको वेतन भारतीय राजकोष से मिलता था, जबकि दोस्तों जो भारत परिषद है उसके सदस्यों को वेतन किससे कहां से मिलता था? अंग्रेजी या इंग्लैंड के राजकोष से। भारत में सुधार, ये तो इंग्लैंड में सुधार हुए दोस्तों। जो भारत परिषद और भारत उच्चायुक्त है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। इनमें जो भारत परिषद है दोस्तों, इनमें सदस्यों की संख्या पहले 8 थी, बढ़ा के बाद में 12 कर दी गई। भारतीय सदस्य 2 से 3 कर दिए गए। कार्यकाल घटाकर 7 से 5 वर्ष कर दिया गया। वेतन 1000 पाउंड से बढ़ा के 1200 पाउंड कर दिया गया। भारतीय सदस्यों को 600 पाउंड अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। और जो सदस्यों का वेतन है पहले भारतीय राजकोष से मिलता था, अब अंग्रेजी राजकोष से मिलता है भारतीय परिषद में। जबकि जो भारतीय उच्चायुक्त है उसको वो वेतन भारतीय राजकोष से ही दिया जाता था। इसकी जो नियुक्ति है भारत सचिव की सहमति से, यानी जो कैबिनेट मंत्री है ब्रिटेन का, उसकी सहमति से गवर्नर जनरल करता था। प्रमुख जो प्रथम उच्चायुक्त था वो ब्रिटिश था, उसके बाद सभी उच्चायुक्त भारतीय रही। अब भारत में सुधार। भारत में सुधार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना। पहला दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्थापिका। इसमें 2 सदन थे। द्वैध शासन दोस्तों, द्वैध शासन किसे कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को। और इसका जनक कौन है? लियोनल कर्टिस। तो इसको दोस्तों क्या है? प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? जो प्रांत हैं दोस्तों उनको क्या है? स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। जो प्रांत हैं उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। द्विसदनीय व्यवस्था की गई। पहला उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन जिसे केंद्रीय विधानसभा कहा गया। जो उच्च सदन है दोस्तों उसमें 60 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 60। उसमें से निर्वाचित थे 34 और मनोनीत थे 26। और इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष। कितना था दोस्तों? 5 वर्ष। जो निम्न सदन है या केंद्रीय विधानसभा है दोस्तों, इनके सदस्यों की संख्या 145 थी। इसमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे इसमें। और इसका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो निम्न सदन है उसका कार्यकाल कम था, जो उच्च सदन है उसका कार्यकाल अधिक था। और ये किसकी बात हो रही है? भारत शासन अधिनियम 1919 की। जो उच्च सदन है उसका कार्यकाल 5 वर्ष था और जो निम्न सदन है उसका कार्यकाल 3 वर्ष था। उच्च सदन में सदस्य संख्या कम थी, निम्न सदन में ज्यादा थी। उच्च सदन में सदस्य संख्या 60 थी, जबकि निम्न सदन में 145 थी। निर्वाचित सदस्य दोस्तों, जो उच्च सदन है उसमें 34 और मनोनीत 26 थे, जबकि निम्न सदन में निर्वाचित 104 और मनोनीत 41 थे। मताधिकार की योग्यता। मताधिकार की योग्यताओं में दोस्तों पहला है आयकर दाता। जो राज्य विधान परिषद या उच्च सदन है उसमें 10,000 से 20,000 का वो आयकर दाता हूँ। भूमि करदाता 750 से लेकर 5,000 रुपए तक का वो भूमि करदाता हूँ। नगर पालिका, जिला बोर्डों के प्रधान और उप प्रधान इसमें मताधिकार की योग्यता रखते थे राज्य विधान परिषद में। विश्वविद्यालय के सीनेट और विशेषाधिकारी राज्य विधान परिषद या उच्च सदन में मताधिकार की योग्यताएं रखते थे। दूसरा है केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा गया। इसमें आयकरदाता 2 से 5,000 रुपए का होना चाहिए। 50 से 750 तक का भूमि करदाता होना चाहिए और 150 रुपए मकान किराए का भुगतान करता हो वार्षिक। कितना दोस्तों? वार्षिक 180 रुपए मकान किराए का भुगतान करता हो, वह मताधिकार की योग्यताएं रखता है। राज्यसभा में स्त्रियों को मत के उपयुक्त नहीं समझा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो राज्यसभा है उसमें स्त्रियों को मत के उपयुक्त नहीं समझा गया। लेकिन क्या दोस्तों, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी नियम बनाने की। तो 1921 में मद्रास प्रांत ने नियम बनाया कि वो स्त्रियों को मत देने के लिए उपयुक्त समझेगा। यानी 1921 के अंतर्गत मद्रास प्रांत ने सर्वप्रथम स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्रदान किया। लेकिन जो केंद्र में था दोस्तों, जो उच्च सदन था राज्य परिषद, उसमें स्त्रियों को मत देने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया। राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष था अलेक्जेंडर मुंडीमेन। गवर्नर जनरल विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा सकता था। जो विधानसभा के सदस्य था यानी निम्न सदन थे, उनके सदस्यों का कार्यकाल गवर्नर जनरल बढ़ा सकता था। विधायिका के कार्य एवं अधिकार। जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, उसके कार्य एवं अधिकार, ये पूरे भारत में कानून बना सकती थी, प्रचलित कानून को बदल या रद्द कर सकती थी, ब्रिटिश संसद के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती थी। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्य एवं अधिकार है। 1919 अधिनियम के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। जो विधायिका थी दोस्तों, क्या क्या नहीं कर सकती थी? ब्रिटिश संसद के विरुद्ध कोई नियम नहीं बना सकती थी। 1919 के अधिनियम के में 1919 के भारत शासन अधिनियम में कोई परिवर्तन, उनके नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। पूरे भारत में कानून बना सकती थी और प्रचलित कानून को बदल या रद्द कर सकती थी।
गवर्नर जनरल अधिनियमों को अनुमति देने, बदलाव करने और रद्द करने की शक्ति रखता था। जो गवर्नर जनरल है, जो विधायिका का दोस्तों उसके द्वारा पारित किए जाते थे, उनको अनुमति दे सकता था, उनमें बदलाव कर सकता था और उन्हें रद्द भी कर सकता था। सदस्यों को प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने और बोलने का अधिकार था। इसमें लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी रखा गया। जो 1919 का अधिनियम है, इसमें क्या दोस्तों, लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी रखा गया। द्वैध शासन में अधिकारियों और उत्तरदायित्व दोनों का अभाव था। भूस्वामी, वाणिज्य व्यापार मंडल, खदान मालिक और विश्वविद्यालय के सदस्यों के लिए सीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। अब दोस्तों जो गवर्नर जनरल है, उसमें कार्यकारिणी में कौन कौन थे? इस कार्यकारिणी में 8 में से 3 सदस्य भारत से रखे गए। भारतीय उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले वकीलों को कानूनी सदस्य बनने के योग्य माना गया। गवर्नर जनरल की शक्तियां, यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता था, जिसकी अवधि 6 महीने होती थी। इसके द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई और इसके सदस्य भी 121 थे। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1921 में। सदस्य कितने थे? 121। इसका प्रथम अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को बनाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब लागू हुई, किस भारत शासन अधिनियम में लागू हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह लागू हुई और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। सदस्यों की संख्या का वितरण प्रांतों के महत्व पर न होकर, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो सदस्यों की संख्या है इनका वितरण प्रांतों के महत्व पर न होकर जनसंख्या के आधार पर था। किस पे था दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर था। प्रांतीय विधानसभा की स्थापना और इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, मद्रासी और गैर ब्राह्मणों के लिए सीटें आरक्षित की गई। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये प्रश्न कितनी बार पता नहीं दोस्तों, रेलवे, एसएससी, आरएस, आरपीएससी के जितने भी जीके के पेपर होते हैं, उन सब में लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है दोस्तों, उसमें मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय, एंग्लो इंडियन जो दोस्तों यूरोपीय है लेकिन भारत की नागरिकता धारण कर चुके थे, उनमें भारतीय ईसाई भी है और एंग्लो इंडियन जो भारत यूरोपीय, जो यूरोप के किसी देश का हो। मद्रासी और गैर ब्राह्मण, पुनः सुन लो दोस्तों, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, मद्रासी और गैर ब्राह्मणों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इसको लेके प्रमुख कथन है दोस्तों, एस एन बनर्जी ने कहा है, उत्तरदायी शासन की दिशा में ठोस और वास्तविक कदम था। जो एस एन बनर्जी है दोस्तों, इन्होंने क्या है, इस अधिनियम की तारीफ की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, सुधार आधे अधूरे थे, यानी बिना सूरज का सवेरा। जो भारत शासन अधिनियम है 1919 के लिए बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, सुधार आधे अधूरे थे या बिना सूरज का सवेरा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, नेताजी ने, कि जनता के लिए नवीन बंधन गाड़ दिए। क्या किया दोस्तों? जो जनता है उसके लिए नवीन बंधन गाड़ दिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। धन्यवाद।